हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट कि थर्ड पार्टी मेथड क्या होता है रिक्रूटमेंट करने का, क्योंकि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट किया है, जिसमें हमने पर्सनल मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो कवर कर चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंदर। आज की क्लास में थर्ड पार्टी मेथड को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि थर्ड पार्टी मेथड क्या रहता है रिक्रूट करने का। थर्ड पार्टी मेथड में सबसे पहले आती है हमारे पास प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म। नाम से क्लियर है कि ऐसी प्राइवेट फर्म जिसका काम क्या है एम्प्लॉयमेंट देना, जो ऐसे पर्सन एप्लीकेंट जो जॉब को ढूंढ रहे हैं। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म एक ऐसी एजेंसी होती है जो एप्लीकेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक तरह का एजेंट का काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसे। इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो एप्लीकेंट होते हैं और एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो एप्लीकेंट को जॉब चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वैकेंसी फिल करने के लिए एक एप्लीकेंट चाहिए। और जो ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या करते हैं, इनके बीच में मीडिएटर का काम करती है। कैसे काम करती है कि जो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है, वो एप्लीकेंट जो जॉब ढूंढ रही है वो क्या करते हैं, जो ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास अपना जो रिज्यूम होता है, जितना भी उनका क्वालिफ़िकेशन होता है, जो सब इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास देते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या करती है, जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट होते हैं उनकी कंप्यूटराइज लिस्ट मेंटेन करके चलती है। जो ये एप्लीकेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया है तो इनमें से जो क्वालिफाइड जो एप्लीकेंट होंगे उनकी क्या करती है, अपने पास कंप्यूटराइज्ड लिस्ट तैयार करके रखती है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास जितने भी क्वालिफाइड एप्लीकेंट उन सभी की लिस्ट है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी आती है तो ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या करती है, जो ये लिस्ट है इसके पास ये लिस्ट इन्हें भेज देती है कि आपको जिस क्वालिफ़िकेशन के एप्लीकेंट की ज़रूरत है आप इसमें से जो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो। क्या ये फ्री में देती है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इस लिस्ट को? नहीं, बदले में क्या लेते हैं फर्म से, ये फ़ीस लेती है कि जो ये सर्विस देती है इसको, उसके बदले में क्या लेती है, फ़ीस लेती है। इसकी एक्सप्लेनेशन कवर करती हैं कि जो ये सर्च फर्म है ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है जिनके पास कंप्यूटराइज लिस्ट मेंटेन होती है क्वालिफाइड एप्लीकेंट की, और ये लिस्ट ये आगे सप्लाई कर देती है उन एम्प्लॉयर को जिन्होंने हायर करने होते हैं पीपल, और उस लिस्ट देने के बदले ये फर्म क्या चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है। जैसे यहाँ पे कुछ फर्मों के नाम दिए गए हैं जो ये काम करती हैं प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का, जैसे कि आर्थर एंडरसन, नोबल एंड ह्यूट, एबीसी कंसल्टेंट, एससी बिलीमोरिया, केपीएमजी, फर्गुसन एसोसिएट्स ऑफर स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विस टू कॉरपोरेट हाउसेज फॉर ए फीस। तो ये क्या करते हैं, सभी जो ये नाम दिए गए हैं इन सभी फर्मों का काम क्या है कि ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का काम करती हैं, जो एप्लीकेंट का डाटा अपने पास लेती हैं और उस डाटे को सप्लाई करती हैं आगे कॉरपोरेट हाउस के पास, और बदले में कॉरपोरेट हाउस से ये फीस चार्ज करती हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पे वैकेंसी फिल की जाती हैं वो टॉप और मिडिल लेवल की जो वैकेंसी फिल की जाती हैं
यहाँ पे बहुत सारी आज के टाइम में ऐसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो मल्टीफेरियस सर्विस देती हैं रिक्रूटर और रिक्रूटी दोनों को ही, यानी कि जो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है और जो ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं, उन दोनों को ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी द्वारा। जो प्राइवेट सर्च फर्म होती है, इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि ये एक स्पेशल कॉन्टैक्ट बना के रखती हैं क्वालिफाइड एप्लीकेंट के साथ, और सेकेंडली कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी वैकेंसी होती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तब तक रिवील नहीं किया जाता जब तक डील है जो फाइनल नहीं हो जाती। और इसका एक और प्लस पॉइंट क्या है कि जो वैकेंसीज आती हैं उन वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट भी वे खुद अपने बेस पे करती हैं। और प्लस पॉइंट क्या इसका कि जो 100 ऑफ एप्लीकेंट होते हैं उनकी पहले से ही स्क्रीनिंग कर लेती हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि राइट कैंडिडेट कौन है। ये जो काम किया जाता है इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी द्वारा, ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है, यानी ये अपना खुद के बेस पे वैकेंसी को क्या करेंगी, एडवर्टाइज करेंगी। जो प्री स्क्रीनिंग होती है एप्लीकेंट की वो भी खुद करेंगी, और जो राइट कैंडिडेट होगा उसको भी ये खुद ही सिलेक्ट करेंगी, और ये सारा काम प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। ये तो था इसका प्लस पॉइंट। लेकिन नेगेटिव साइड क्या है इसकी कि जो ये सर्विस देती है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, इसके बदले में ये बहुत हाई फीस है जो चार्ज करती है। कई बार तो क्या होता है कि ये जितना एनुअल सैलरी जो होती है उसका 30% तक है जो ये चार्ज करती हैं। यानी जो भी वैकेंसी फिल की गई है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की हेल्प के द्वारा, तो उस वैकेंसी की जो सैलरी होगी एनुअल, यानी कि पूरे साल की जो सैलरी होगी उसका 30% ये चार्ज करते हैं अपने फीस के रूप में। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो ये काम कर रही हैं। तो एक फर्म जब भी सिलेक्ट करेगी कि उसे किस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। फर्स्ट गाइडलाइन क्या है कि वो इस चीज़ को लेके श्योर रहेगी फर्म कि क्या जो उसने एम्प्लॉयमेंट एजेंसी सिलेक्ट की है क्या वो प्रॉपर तरीके से सर्च करती है, प्रॉपर सर्च करने के बाद जो एप्लीकेंट को ले रही है, और सेकेंडली कि जो पर्सन्स उससे मिल रहे हैं क्या वो एक्चुअल में उस असाइनमेंट को हैंडल कर रही हैं। तो पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरीके के कैंडिडेट की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। और थर्ड कि कितना सर्च फर्म का चार्जेस, यानी कितनी वो फीस चार्ज करती है, इन सब चीज़ों को वो राइटिंग में लिख के ले। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी वैकेंसी को फिल करना चाहती है, तो वो जब एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को फाइनल करेगी, सिलेक्ट करेगी, तो उससे पहले वो देखे कि जो सर्च फर्म के क्लाइंट हैं उनसे मिले और देखे कि क्या जो फर्म ने अभी अभी रिसेंट में असाइनमेंट कंप्लीट किया है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री तरीके से किया या नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो सीक्रेट वे से वो फॉलो करेगी को ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को सिलेक्ट करने से पहले। सेकंड आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी आती है तो सबसे पहले वो वैकेंसी को ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाके। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है और बीच में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जो अभी बेरोजगार है जिसे जॉब चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी आएगी तो वो वैकेंसी को रजिस्टर करवा के आएगी कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज आई हैं वो सभी रजिस्टर करवा दी, रजिस्टर्ड हो चुके हैं किसके पास, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिनको अभी काम की ज़रूरत है उनको वो इन्फॉर्म कर देगा ताकि जो ये वैकेंसीज आई इनको फुलफिल किया जा सके। अब इनमें कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे डिस्प्लेस्ड पर्सन, जिन पर्सन को डिस्प्लेस कर दिया गया है, एक्स मिलिट्री पर्सन यानी कि जो रिटायर्ड फौजी होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड,
जो शारीरिक तौर पे कहीं ना कहीं उनको कुछ या मेंटली तौर पे कुछ हैंडीकैप है, तो उन लोगों की हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ताकि इन लोगों को जो जॉब मिल सके। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हें एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी वैकेंसी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो रही हैं उन सभी वैकेंसी को नोटिफाई करवा के आना पड़ेगा, जो भी उनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पड़ता है। तो टाइम टू टाइम जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी वैकेंसी को नोटिफाई करवा के आएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। इनमें वो सभी ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जाता है जो पब्लिक सेक्टर की हैं और जो नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट हैं। जब भी 25 या फिर 25 से ज़्यादा वर्कर्स को अपॉइंट करना होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो उस केस में कंपलसरी हो जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर वैकेंसी को रजिस्टर करवाना एम्प्लॉयर के द्वारा। लेकिन इसमें प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी क्या आती है इसको लागू करते समय कि जो प्रोविजंस होते हैं एक्ट के, जैसे कि क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टर क्या होता है 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है, तो हर 3 महीने के बाद है जो फाइल करना पड़ेगा कि स्टाफ की स्ट्रेंथ क्या है, वैकेंसी और उनकी शॉर्टेज की वैकेंसी है जो उनमें क्या शॉर्टेज है, अभी कितनी वैकेंसी फिल नहीं हुई है, रिटर्न्स जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से वो एप्लीकेंट जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट कर पाई हैं जो स्पॉन्सर किए गए थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं गेट हायरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर। गेट हायरिंग जहाँ पे जॉब सीकर जो होते हैं वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय होते हैं। ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को इसमें शामिल किया जाता है। ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं फैक्ट्री गेट एंड ऑफर देयर सर्विस ऑन डेली बेस। ये अपनी जो सर्विस होती है डेली बेस पे करते हैं। जो ये हायरिंग की जाती है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू की जाती है। रिक्रूटिंग की जाती है जो वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिसिटी को भी इसमें यूज़ किया जाता है रिक्रूटिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिसका मिसयूज़ करने के चांसेस होते हैं। तो इस कार से जो स्मॉल सेक्टर है इंडिया के अंदर वो इसे यूज़ करता है। नेक्स्ट आते हैं अनसोलिसाइटेड एप्लीकेंट यानी वॉक-इन्स। वॉक-इन्स में क्या होता है कि कंपनियां जब उन्हें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरत होती है वैकेंसी को फिल करने के, उस टाइम पे अनसोलिसाइटेड एप्लीकेंट यानी वॉक-इन्स का यूज़ किया जाता है। इसमें जो एप्लीकेशंस रिसीव होने वो डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की इमेज के, लोगों के दिमाग में जॉब सीकर की परसेप्शन क्या है जॉब को लेकर के, यानी कि जो पर्सन जॉब के लिए अप्लाई करेगा वो क्या सोचता है जॉब को लेकर के। इन सभी चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ता है। जितनी भी एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं कैंडिडेट्स की वो सभी एप्लीकेशन डाटा बैंक के अंदर रख ली जाती हैं। जब भी वैकेंसी अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उन कैंडिडेट को इंटीमेट कर दिया जाता है कि आप आओ और फॉर्मल चैनल के थ्रू है जो अप्लाई कर दो। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है इस मेथड की कि जो एक एप्लीकेंट होता है, जो ये जॉब सीकर होता है, ये एक टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर चुका होता है। क्योंकि अब हम प्रैक्टिकली भी करते हैं कि जब हमें जॉब चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, रिज्यूम देना शुरू कर देते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, रिज्यूम दे देते हैं कि हमें जॉब की ज़रूरत है, आप चाहो तो रख लो। लेकिन जब ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को, जब वैकेंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ तभी है जो एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप आओ और जॉब कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होते हैं वो ऑलरेडी किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी आई जिस टाइम पे, तो जब ऑर्गेनाइजेशन ने इंटीमेट किया कि हाँ एप्लीकेंट आओ आप अप्लाई करो फॉर्मल चैनल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हो सकता है उस टाइम पे वो एप्लीकेंट जो ऑलरेडी कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहा हो, या फिर जो वैकेंसी आई है जॉब की उस वैकेंसी की फुल करने के लिए वो इंटरेस्टेड ना हो, उसे वो जॉब पोजीशन है जो पसंद ना हो एप्लीकेंट को, जिस कारण से वो अप्लाई ना करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट रिक्रूटिंग। इंटरनेट रिक्रूटिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना खुद का
एक वेबसाइट है जो डेवलप कर लेती हैं। जब भी कंपनी के अंदर वैकेंसी आती है तो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उसे अपलोड कर देती है कि हमारी कंपनी में ये जो वैकेंसी आई हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि वेबसाइट होती है बिल्कुल फास्ट है, कन्वीनियंट है और बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स रहता है जॉब एप्लीकेंट्स के लिए, ताकि वो सबमिट कर पाए अपने रिज्यूम को इंटरनेट के थ्रू। जैसे इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, एग्जाम्पल के लिए उसने 1000 से ओवर यानी कि 1000 से भी ज़्यादा रिज्यूम है जो एक दिन के अंदर उसको मिल जाते हैं नेट के थ्रू। फिर बाद में इन रिज्यूम को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। तो कंपनी डेवलप करती है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को, यानी कि जब इतनी सारे रिज्यूम्स आ जाते हैं एक कंपनी के पास तो उसके बाद क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करती है, यानी कि छांटती है उन कैंडिडेट को जो ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी को फिल करने के लिए फिट बैठते हो, जैसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा, जो मैच करती है जॉब के साथ एप्लीकेंट की, उन एप्लीकेंट का जो छांट लिया जाता है। यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसका मेन रोल रहता है, क्योंकि मेन काम क्या उसका, ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है। और यहाँ पे एक बात और कि एक कंपनी की वेबसाइट के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ पे एप्लीकेंट जो सबमिट करते हैं अपने रिज्यूम को। जैसे यहाँ पे वेबसाइट के नाम दिए www.jobsahead.com, www.headhunters.com। तो ये सभी हमारे पास वेबसाइट्स दी गई हैं जहाँ पे एप्लीकेंट जो अपने रिज्यूम को सबमिट करते हैं और जॉब है जो प्राप्त करते हैं। तो जो ये जॉब रिक्रूटिंग है ये बहुत ही जनरेटेड फास्ट मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट कम लगती है, टाइमली रिस्पॉन्स रहते हैं इसमें, और जो लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं वो भी इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जो वेबसाइट होती है कंपनी के उसमें ऐसे अनक्वालिफाइड जॉब सीकर का बिल्कुल फ्लड आ जाता है रिज्यूम का, क्योंकि यहाँ पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी है उसने अपनी वेबसाइट पे डाल दी तो जॉब सीकर क्या करते हैं, ऐसे जॉब सीकर जो अनक्वालिफाइड है वो भी अपना रिज्यूम है जो अपलोड कर देते हैं, जिस कारण से बिल्कुल ही फ्लड है जो रिज्यूम का आ जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे दिक्कत आती है HR मैनेजर को आगे फिर उसकी मैनेज करने के लिए। और जो एप्लीकेशंस होती है वो इतनी दूर दूर से आ जाती हैं जो बिल्कुल ही मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी एरिया के कंपेरेटिवली बहुत दूर से जब एप्लीकेशन आती है जो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है HR मैनेजर को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेटिव्स टू रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट के अलावा और कौन कौन से अल्टरनेटिव है जिसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्रूट कर सकती है। कि जब एक कंपनी को रिक्रूटमेंट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, तो उस केस में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, वो सब मैनेज करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये मेथड। तो इस कारण से एक अल्टरनेटिव है जो ढूंढा जाता है रिक्रूटमेंट का। अल्टरनेटिव में कैसे, कि जैसे ओवर टाइम दे देना, कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बोलना कि इस टाइम पे जो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जिस कारण से प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। अगर नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, और जब वो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी तो उस टाइम पे उन एम्प्लॉयज़ को जो हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से क्या करते हैं जी, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते पर्सन है उनको बोला जाता है कि आप एक्स्ट्रा टाइम में जो वर्क करो और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा जो पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो वो थोड़ा जो पार्ट होता है प्रोडक्शन का वो किसी अनदर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको दे देती है कि आपका भी बेनिफिट हो जाएगा और हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है अनदर कंपनी के साथ, ताकि जो ग्रोइंग डिमांड है, जो बढ़ रही डिमांड है प्रोडक्ट की, उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट होता है टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़। बिल्कुल कम टाइम के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एजेंसी जो स्पेशलाइज होती है अपने काम करने में, तो उनको बोलते हैं कि आप हमें टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ जो प्रोवाइड करा दो, ताकि हमें जो जिस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है सिर्फ उसी टाइम पे काम करने की ज़रूरत है वर्कर को, तो सिर्फ हमें इतने कम टाइम के लिए आप एम्प्लॉयज़ अवेलेबल करवा दो। नेक्स्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ लीजिंग। एम्प्लॉय लीजिंग में क्या होता है कि मान लेते हैं किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा बिल्कुल क्वालिफाइड पर्सन काम कर रहे हैं, तो उसको
ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हायर कर लेती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि उसकी जो स्पेशलाइज स्किल है उसका वो यूज़ कर सके। और लास्ट में तो आउटसोर्सिंग, जिस काम को करने के लिए, जिस एक्टिविटी को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल एक्सपर्टीज़ की कमी होती है, तो उसके लिए वो किसका सहारा लेती है, आउटसोर्सिंग का सहारा लेती है। जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, सर्वे, बेंचमार्क स्टडी, स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस एटसेट्रा, इन सब के लिए जो आउटसोर्सिंग एक्टिविटी है, जो आउटसोर्सिंग की जो हेल्प है जो ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद इतना टाइम नहीं है कि वो रिक्रूट करे, ट्रेनिंग करे, तो सब काम किसको दे देती है, आउटसोर्सिंग के थ्रू है जो काम करवा लेती है वो अपना। तो यहाँ पे एचआर मैनेजर को भी रिज्यूम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग के द्वारा जो सारा काम है जो हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि कौन सा मेथड है रिक्रूटमेंट करने का, तो इसी के साथ जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।